हुए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने प्रेरणा स्रोत ग्वालियर के सपूत माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब से आग्रह करता हूं कि वे 2 शब्द हम लोगों के आशीर्वाद के लिए और प्रेरणा के रूप में हम लोगों को उद्बोधन करें। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर। सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी भाई साहब, आ रही है। आज इस अवसर पर हम सबके मध्य मौजूद श्रीमान रघुवंशी जी, शिवेंद्र ठाकरे जी और हमारे ग्वालियर के सभी अधिवक्ता परिवार के महानुभाव और पत्रकार मित्रों, मैं इस अवसर पर बार एसोसिएशन की पूरी कार्यकारिणी और सभी अभिभाषक परिवार के सदस्य, उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सब ने देश के सामने विद्यमान चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को समर्पित किया, आगे बढ़ाया और ये कोविड केयर सेंटर का आज शुभारंभ किया जा रहा है। इसके लिए निश्चित रूप से बार काउंसिल की पूरी कार्य समिति बहुत बधाई के पात्र है। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इस पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 2 संरचना की जरूरत होती है। मेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ठाकरे परिवार ने आगे बढ़कर इसमें योगदान दिया। इसके लिए मैं ठाकरे परिवार को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ बहुत सारे लोग जो बैठे हैं वो शिवेंद्र सिंह जी के पूज्य पिताजी को अच्छे से जानते थे। ठाकरे जी बहुत अच्छे समाज सेवी थे। आज वो हम सबके बीच में नहीं है। मेरा और उनका संपर्क बहुत था और ऐसी महामारी के समय अगर वो जीवित होते तो बहुत बढ़ चढ़कर समाज सेवा में हिस्सा ले रहे होते। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि उनके पुत्रों ने उनकी खींची गई लकीर को समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। यह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। कोविड का संकट काफी बड़ा है, व्यापक है और इसकी व्यापकता का आकलन करना यह किसी के लिए भी आज मुश्किल दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के क्षण व्यक्ति के जीवन में, संस्था के जीवन में, देश और दुनिया के जीवन में कभी कभी आते हैं। लेकिन जब भी मुसीबत आए तो घबराने से काम नहीं चलता। उस मुसीबत से लड़ना और उस पर विजय प्राप्त करना, इसके लिए खड़े होकर जूझने की जरूरत रहती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब प्रकार की परेशानियां आई तो हमारे देश के लोगों ने उन परेशानियों से लड़ा और उन पर विजय प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। पिछले बार जब कोविड का संकट आया था तो उस समय लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने किया और उस लॉकडाउन के पीछे 2 कारण थे। क्योंकि इस महामारी के विस्तार का अंदाजा था और उस समय हमारे पास
महामारी से निपटने के लिए जितनी हेल्थ फैसिलिटी की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता का अभाव था। तो इसलिए लॉकडाउन किया जाए, कोरोना के विस्तार को तोड़ा जाए, और इस बीच में हम अपनी फैसिलिटीज को बढ़ाने का भी काम करें। और आपने देखा कि उस समय देश में मास्क नहीं बनता था, एक पीपीई किट नहीं बनती थी, बेड हमारे पास कम थे, दवाइयों की उपलब्धता कम थी, ऑक्सीजन की उपलब्धता कम थी। देश के अनेक जिला अस्पताल थे जिनमें वेंटिलेटर नहीं था। लेकिन इस प्रकार की जितनी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को बढ़ाने का काम पिछले लॉकडाउन के पीरियड में पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकार के साथ मिलकर किया, और उसके कारण काफी नियंत्रण करने में हम लोग कामयाब भी हुए। दुनिया में कोरोना का दूसरा दौर समाप्ति की ओर है, कि हमारे यहाँ दूसरा दौर अब आया है। यह दौर पहले दौर से काफी विस्तारित है, तीव्र है और मुश्किल खड़ी करने वाला है। लेकिन आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने यही आग्रह सबसे किया है कि कोरोना से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। हमने अपनी फैसिलिटीज को बढ़ाया है, उन फैसिलिटीज का उपयोग करने की और सदुपयोग करने की आवश्यकता है। यह सच है कि कोरोना में इलाज यह दूसरे क्रम पर है। पहली हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कोरोना का विस्तार ही ना हो, और विस्तार ना हो इसके लिए बेवजह घर से ना निकलें, विस्तार ना हो इसके लिए मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। यह आवश्यक इसलिए है कि विस्तार को रोकने में हम सफल होंगे, तब निश्चित रूप से हम इस पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अगर विस्तार होता गया तो फैसिलिटीज कितनी भी बढ़े, हमेशा कमी हो पड़ेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 130 करोड़ का देश है। 130 करोड़ लोग अगर बीमार पड़ेंगे तो हेल्थ फैसिलिटी कितनी भी हो, हमेशा कमी पड़ेगी। और इसलिए लोग बीमार ना पड़े, लोग वायरस से संक्रमित ना हो, इसके लिए हमारी कोशिश होनी चाहिए। यह कोशिश केंद्र सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है, सामाजिक संस्थाएं भी कर रही हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी कर रही हैं। और उसी क्रम में वार काउंसिल ने जो कदम बढ़ाया है, यह निश्चित रूप से कदम बहुत ही अभिनंदनीय है। और मैं देश भर में बात करता रहता हूं, लेकिन मुझे लगता है वार काउंसिल ने मिलकर इस प्रकार का कदम बढ़ाया हो, यह मुझे सुनने में नहीं आया। मेरी रघुवंशी जी से, बाकी सभी वकील साहिबानों से बातचीत होती रहती है, और मेरी ये कोशिश हमेशा रहती है कि भाई ठीक है, जो कमी है, परेशानी है, वो तो है ही, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। जो हम कर सकते हैं उस दायित्व का निर्वहन तो हम करें, बाकी जो परिस्थिति होगी उससे लड़ेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वार काउंसिल के सभी लोगों ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया, और ये कोविड सेंटर आज शुभारंभ हो रहा है। इसका लाभ हमारे कोविड के जो रोगी हैं उनको निश्चित रूप से मिलेगा। फैसिलिटीज की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ग्वालियर में ही जब पहला दौर था तब हमारे पास 1500 बेड थे। आज ये बेड बढ़कर 3000 हो गए, मतलब फैसिलिटी लगभग दुगनी हो गई। और उस सामान्य परिस्थिति में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की जो खपत है वो 20 मीट्रिक टन है, और इस समय 45 मीट्रिक टन की सप्लाई की जा रही है। अब स्वाभाविक रूप से जब जान का संकट होता है, तबीयत खराब होती है, तो हम सब लोगों के मन में ये रहता ही है कि ऑक्सीजन की पर्याप्तता होनी चाहिए।
दूसरा, निजी क्षेत्र के अस्पताल वाले लोग भी कई बार कह देते हैं कि भाई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिक्कत हो सकती है, तो उसके कारण हमारे मन में चिंता और बढ़ती है। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऑक्सीजन की उपलब्धता देश में है, लेकिन और ऑक्सीजन की उपलब्धता को बीते दिनों में बढ़ाया गया है। मतलब 3,300 मीट्रिक टन का उत्पादन अभी हाल में ही बढ़ाया गया है, लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन करना काफी कठिन है, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन हमारे यहाँ तो बनती नहीं है। ऑक्सीजन हमें मिलेगी तो भिलाई से मिलेगी, राउरकेला से मिलेगी, बोकारो से मिलेगी, मोदी नगर से मिलेगी, अहमदाबाद से मिलेगी। ये सब दूरस्थ स्थान हैं और इन स्थानों से ऑक्सीजन का आना, एक तो इसमें समय लगता है, दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन को लाने का जो टैंकर है वो भी अलग प्रकार का होता है। साधारण टैंकर में ऑक्सीजन नहीं आ सकती। अब जितनी देश की आवश्यकता उस समय थी उतने टैंकर थे, और वो टैंकर ऐसा भी नहीं है कि 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में पैसे देने के बाद भी बन जाए। तो आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड से टैंकर मंगाने का काम भारत सरकार ने किया है। रेल में वो टैंकर जाए और कम समय में आपूर्ति हो सके, इसलिए रेल डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से पहल की। मैं रेल मंत्री जी के साथ बैठकर 2 दिन पहले एक्सरसाइज कर रहा था और रेल मंत्री जी को मैंने कहा कि भाई अगर रेल मिल जाएगी तो ये थोड़ा जल्दी जल्दी सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अब रेल के ऊपर टैंकर, अब टैंकर जब जाएगा तो निश्चित रूप से जिन ब्रिज के नीचे से टैंकर को गुजरना है उस ब्रिज की हाइट उतनी होनी चाहिए। अब जो पुराने ब्रिज बने हुए हैं वो इस हिसाब से नहीं बने कि रेल के ऊपर टैंकर भी लग जाए और उसके बाद वो निकल भी जाए। अभी जो नए ब्रिज बने पिछले 10 सालों में, उनमें तो कुल आकर ऊंचाई को बढ़ाया गया है, तो वहां दिक्कत नहीं है। तो रेल डिपार्टमेंट ने वर्कआउट किया कौन कौन से ऐसे मार्ग हो सकते हैं जहां ब्रिज आड़े नहीं आएगा, तो वहां टैंकर को रेल से पहुंचाया जाए। बोकारो जैसी दूरस्थ स्थान पर और राउरकेला जैसे दूरस्थ स्थानों पर यह कोशिश भी की गई है। रक्षा मंत्री जी ने विशेष हिदायत दी है, प्रधानमंत्री जी ने विशेष हिदायत दी है। एयरफोर्स के जो बड़े मालवाहक जहाज हैं उनमें ऑक्सीजन आ तो नहीं सकती, क्योंकि इतनी हाइट पर ऑक्सीजन का सिलेंडर जाए तो उससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कम से कम हम एयरफोर्स के जहाज से अपना खाली सिलेंडर बोकारो पहुंचा दें और उधर से वो सड़क मार्ग से चलकर आ जाए, तो एक तरफ से जो टाइम लगता है कम से कम उसकी बचत हो जाएगी। ग्वालियर में भी ये शुरू हुआ, इंदौर में भी शुरू हुआ और लगातार देश में कई स्थानों पर इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही है। अभी मैंने भी कुछ अपने मित्रों से बातचीत की है, शायद निकट भविष्य में जे हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए वो भी लगाने वाले हैं। ठाकरे जी ने भी इस मामले में कदम बढ़ाया है। तो निश्चित रूप से सारा देश चिंतित है। मैं मुरैना में भी भारत सरकार से एक प्लांट पहले से मंजूर था, तो वो भी काम कल परसों तक पूरा हो जाएगा, उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने कल सिंघानिया जी से भी बात की कि आपकी फैक्ट्री बामोर में है और आप इतने बड़े आदमी, अगर इस समय आप एक प्लांट लगा देंगे तो ये हमेशा के लिए काम आएगा और इस समय जरूरत है देश की। मुरैना में और भिंड में, श्योपुर में इस प्रकार से ये कोशिश चल रही है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो जाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी भी इस समय बड़ी हाइप हो गई है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कल परसों आपने डॉक्टर गुलेरिया वगैरह का वक्तव्य सुना होगा। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो एकदम सभी पेशेंट्स के लिए आवश्यक नहीं, लेकिन अभी परिस्थिति क्या हो गई है, कोई भी कोविड से प्रभावित होता है, प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुआ, सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ, लोग कहते हैं इंजेक्शन ले आओ। तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई इंजेक्शन की बड़ी जरूरत है, लेकिन इंजेक्शन
भी पर्याप्त मात्रा में है। और अभी थोड़े दिन में, मतलब मुझे लगता है 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा कि वो रेमडेसिविर भी इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में बाजार में भी मिलेगा। इस बात की भी कोशिश की जा रही है जिससे किसी प्रकार की किल्लत ना हो। आज ही मेरे मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और मैंने कहा केंद्र सरकार को आप डिमांड पहुंचा दो, तो हम लोग आज ही कुछ आवंटन कराने की कोशिश यहाँ से करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी डिमांड भेज ही दी होगी, मेरी 8:30 के आसपास बात हुई थी। तो लगातार ऑक्सीजन का विषय हो, इंजेक्शन का विषय हो, इस मामले में जो बात राज्य सरकार से आती है उसको हम लोग यहाँ फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और राज्य सरकार इंदौर से या भोपाल से ग्वालियर और बाकी स्टेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करती है। मैंने अभी इफ्को से भी बात की है कि श्योपुर बड़ा दूरस्थ स्थान है, ग्वालियर से भी 250 किलोमीटर है, वहाँ एक ऑक्सीजन का प्लांट लग जाए। सूर्या वालों ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने मालनपुर में उनकी एक फैसिलिटीज थी उसको ओन किया है और कल से वहाँ कुछ ऑक्सीजन मिलना प्रारंभ हुई है। तो इसलिए ये जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं निश्चित रूप से पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं इस अवसर पर आप सब लोगों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसा मैंने पूर्व में भी कहा कि इस वायरस को रोकने की जरूरत है और ये वायरस रुके इसके लिए जागरूकता की जरूरत है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन की आवश्यकता है। आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, आप सबका अलग अलग एक बड़ा सर्किल है जो सामाजिक भी है और आपके क्लाइंट का भी सर्किल है। अन्य प्रकार की संस्थाओं में आप काम करते हैं, वो लोग भी आपके टच में हैं। मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेजकर लोगों को इस बात के लिए राजी करना कि कोरोना वायरस के विस्तार को रोकने में हम सब लोगों की जो भूमिका है वो भूमिका हम सब लोगों को जरूर निर्वहन करनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम सब लोग मिलकर भूमिका का निर्वाह करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और देश जीतेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सब लोग सफल होंगे। आप सब ने इस फैसिलिटीज का आज शुभारंभ किया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और बार काउंसिल के मित्रों को यह जरूर कहना चाहता हूं कि आप सब ने यह कोशिश की है कि जो न्यायिक परिवार के लोग हैं उन सबके लिए ये फैसिलिटीज रहेगी। लेकिन भगवान न करे न्यायिक परिवार के लोग कोरोना से पीड़ित हों, लेकिन अगर बेड खाली रहें तो बाकी गरीब लोगों को भी इसमें जगह मिले, ये जरूर प्रावधान आप सब लोगों को करना चाहिए। ऐसी मेरी विनम्र इस अवसर पर प्रार्थना है। आप सब अपने कार्य में सफल हों और हम सब मिलकर कोरोना को हराने में सफल हों। इसी प्रकार की शुभकामनाओं के साथ आप सब वकील साहिबानों को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और बार काउंसिल ने जो चर्चा के बाद इस निर्णय को किया, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और धाकरे परिवार ने जो इसमें योगदान दिया है मैं उनको भी हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। शंकर भाई पूरा